इस प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और मंच पर आसीन जो आज हमारे विशिष्ट वक्ता हैं, हमारे साथी हैं, उन सबको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। जब भी मैं मंच पर बोलने जाती हूँ तो मैं एक व्यक्ति को हमेशा याद करती हूँ और वो थे हमारे गुरु अजीत पुष्कल सर। अजीत पुष्कल जी ने मुझे एक मंत्र दिया और कहा कि अगर तुम अपने क्षेत्र में अच्छा काम करना चाहती हो तो नाटक तो करो ही, उसके साथ लिखो भी, पढ़ो भी और बोलो भी, तभी तुम्हारा विकास सही दिशा में होगा और संपूर्ण विकास की ओर तुम धीरे धीरे अग्रसर हो पाओगी। तो ऐसे परम आदरणीय अजीत पुष्कल जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और आज लोक के विषय में मेरी जो अल्प जानकारी है वो उन्हीं की प्रेरणा से है, क्योंकि जब मैंने अवध की लोक नाट्य परंपराओं पर सीनियर फेलोशिप की थी तो उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से, प्रेम से, सहृदयता से मेरा मार्गदर्शन किया था। सखी मधु शुक्ला जी हमेशा मुझे ठेलती रहती है कि आप इस विषय पर लिख लीजिए, इस पर बोलिए, लेकिन मैं हमेशा पीछे हटती हूँ क्योंकि मैं बोलने से हमेशा बचती हूँ। लेकिन इस बार मधु जी ने ऐसा घेरा कि मुझे आना ही पड़ा। उन्होंने कहा आपको जो भी विषय अच्छा लगे उसे आप चुन लीजिए। अब जब उन्होंने इतना एक ओपन सा हम लोगों को एक ऑफ़र दिया तो फिर मुझे लगा कि इस बार तो मुझे मंच पे जाना ही चाहिए, बाकी सुनने वाले झेलेंगे। तो मधु जी ने ये कहा कि आप अवध की लोक नाट्य परंपराओं में रहस्य और स्वांग, इस पर कुछ अगर आप अपनी जानकारी साझा करेंगी तो अच्छा रहेगा। तो पहले मैं आपको एक बता दूं कि अवध की लोक नाट्य परंपराओं के अंतर्गत नौटंकी, स्वांग, रामलीला, कुछ क्षेत्रों में रासलीला प्रचलित रूप से हमारे बीच में उपस्थित है। इनमें से जो स्वांग है उसे हम 3 कैटेगरीज़ में बांट सकते हैं, जिसमें एक वो स्वांग जो अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं, एक वो स्वांग जिनमें से कुछ जो विलुप्त हो गए हैं, और वो कुछ स्वांग जो अभी विलुप्त प्राय हैं। लेकिन मैं शुरुआत रहस्य से करना चाहूँगी। लखनऊ का जो नवाबी रंगमंच है उसके अंतर्गत रहस्य, जोगिया, इंदर सभा, बनी और लखनऊ की भाड़ परंपरा आती है। जहाँ तक रहस्य का सवाल है, उर्दू में नाट्य परंपरा की स्थापना या शुरुआत का श्रेय वाजिद अली शाह जी को दिया जाता है, जो एक बहुत ही कलात्मक रुचि वाले, बहुत अच्छा संगीत की जानकारी रखने वाले नवाब थे। उनके द्वारा रचित और उन्हीं के निर्देशों में प्रस्तुत रहस्य किस्सा राधा कन्हैया को उर्दू की पहली नाट्यकृति माना जाता है, जो कैसर बाग में अपनी पूरी भव्यता के साथ प्रस्तुत की गई थी। इसको मैं मंचित करना नहीं कह रही हूँ, वो प्रस्तुत की गई थी। वाजिद अली शाह ने नाटक और काव्य मिलाकर शताधिक पुस्तकें लिखी और साथ ही साथ अभिनय के सिद्धांतों को समझाने और लोगों के सामने लाने का प्रयास भी किया। स्वयं वाजिद अली शाह ने रहस्य किस्सा राधा कन्हैया के महत्व को इस प्रकार से रेखांकित किया है कि एक रोज़ कुदरत के बागवान ने ज़मीं पर गुले लाला का फर्श बिछाया था और खुदा के बंदों ने दिली खुशी और उल्लास से
जिससे उनके चेहरे जो हैं सुर्ख फूल जैसे लाल हो गए थे, उसे महसूस किया था। वो एक दिन ऐसा था, वाजिद अली शाह कह रहे हैं अपनी पुस्तक में, कि जिसका जवाब शबे उर्सी यानी सुहाग रात से भी नहीं किया जा सकता। फूलों की खुशबू से सारा हुजूर बाग यानी कैसर बाग का एक हिस्सा महका हुआ था। मैं नाच गाने के साजो सामान के साथ फिल कसौर में रौनक अफरोज़ था। उस वक्त मैंने अपनी परियों को रहसधारी का हुक्म दिया। रहसधारी नाच का एक स्वांग है जिसकी हिंदू मज़हब में इबादत की जाती है और हिंदू मज़हब के लोग इस पर बेशुमार रुपया पैसा खर्च करते हैं। वो शायद रास लीला के बारे में बात कर रहे थे, जिसे उन्होंने रहस के तरीके से अपने तरीके से पेश किया। इस रहस्य किस्सा राधा कन्हैया के नाटक में 15 चरित्र हैं और इस पूरे नाटक को पढ़ने से पता चलता है कि इस नाटक पर संस्कृत नाटक का बहुत प्रभाव है। नाटक का प्रभाव बिल्कुल संस्कृत नाटकों जैसा है और उसमें जो विदूषक का चरित्र है वो बड़े रहस्य में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है। इनमें जो संवाद है वो बहुत कम होते हैं। ये एक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति है और संवाद भी, जैसे एक संवाद, दो संवाद, क्या बात है, एक चरित्र दूसरे चरित्र से पूछता है कि तुम्हारा चेहरा ऐसे मलिन क्यों है, क्यों उदास हो, तो वो कहती है अरे मैंने 20-25 दिन हो गए रहस्य नहीं देखा वाजिद अली शाह का। तो वो कहता है अरे ऐसी बात है, तो चलो बस संवाद इतने ही हैं, बाकी ये पूरी संगीतमय प्रस्तुति है। वाजिद अली शाह का एक परी खाना था, उस परी खाने में बहुत सारी वो जिनको संगीत में रुचि थी, नृत्य में रुचि थी, उन लड़कियों को वो तालीम देते थे, जिसमें उस समय की तवायफ जो कही जाने वाली लड़कियां थी वो भी शामिल रहती थी। उस्ताद होते थे बड़े बड़े जो उन लड़कियों को बहुत अच्छी प्रशिक्षण दिया करते थे और वाजिद अली शाह उनके परिवार का भी बहुत ध्यान रखते थे। वो राजमहल में ही वो सारी परियां रहती थी और वहीं पे उनके राजसी पूरी जिम्मेदारी रहती थी उन कलाकारों की, और उनकी देखभाल में ही वो वहीं नृत्य करती थी और रहस्य की प्रस्तुति करती थी। रहस्य में इस पर डॉक्टर मसूद हसन ने ये तर्क दिया कि इसमें कुछ सांकेतिक नृत्य नाटक भी हैं, जिसमें माखन मांगना, पानी भरना, दही मथना, आना जाना, ये एक अर्थ भाव में है। इसका विरोध करते हुए जो हमारे स्वर्गीय राम नारायण अग्रवाल हैं, वो ये जोर देते हैं कि रहस्य राधा कन्हैया नाटक न होकर अपभ्रंशकालीन रासक परंपरा से अवश्य जुड़ता है, जो भारत के नाट्य शास्त्र में वर्णित नाट्य रासक की एक कड़ी है। वास्तव में वाजिद अली शाह ने रहस्य के नाम से जो स्वीकारा वो छोटी मोटी नृत्य व गेय कथाओं को प्रस्तुत करने वाला एक पुराना भारतीय मंच ही था, जिसकी परंपरा हमें हरिवंश पुराण तक में मिलती है। स्वर्गीय राम नारायण अग्रवाल इस बात की पुष्टि करते हुए निम्न तथ्यों को भी कहते हैं कि वाजिद अली शाह के यहाँ जो भी रहस्य हुए वो नृत्य संगीत प्रधान थे, अभिनय प्रधान नहीं थे। उनके परिखाने में रखी औरतें नाचने गाने वाली थी, जिन्हें नृत्य और संगीत की तालीम दी जाती थी और उसके लिए उस्ताद रखे जाते थे, परंतु अभिनय सिखाने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि वाजिद अली शाह के परी खाने में किसी नाट्य परंपरा का नहीं वरन स्वांग परंपरा का ही विकास हुआ। इसमें दो तरीके के रास के वो प्रस्तुतियाँ थीं, जिनमें जो बड़ा रास था उसमें 15 भेद थे और छोटे रास में
17 भेद थे और 15 जो है वो छोटे उपभेद थे। इस प्रकार जिसे बड़ा जलसा कहा जाता था वो लंबे समय तक होता था, रात भर होता था और उसमें एक विदूषक की ज़रूरत ज़रूर होती थी। जो लोग लोक नाट्य से जुड़े हैं उन्हें विदूषक का महत्व मालूम होगा। वो बीच बीच में आकर लोगों को एंटरटेन करता था और पब्लिक कहीं चली ना जाए उनको संभालता था और साथ साथ समसामयिक विषयों पर व्यंग करता था, लोगों को हंसाता था। तो उससे फिर जो कलाकार हैं वो तैयार होते थे, उन्हें समय मिलता था और अगले रास की वो तैयारी करते थे। लेकिन जो छोटा जलसा था वो उसकी अवधि सीमित थी और उसमें कम सखियों या परियों से भी काम चल जाता था और इसमें विदूषक की ज़रूरत नहीं होती थी। ये एक खुला मंच था जहाँ कहते हैं कैसरबाग के किसी हिस्से में वो करवाते थे, लेकिन उसमें सिर्फ राज परिवार के लोग जाते थे, सामान्य लोगों के लिए वो प्रस्तुतियाँ नहीं थी। मंच सज्जा के बारे में कहा जाता है कि जैसे कभी एक किसी प्रस्तुति में उन्होंने कुछ मोम के बने हुए खिलौने और कुछ सामग्रियां मंच पर रखी, बस उतनी ही मंच सामग्री थी और बाकी वो खुले में होता था और जो राज परिवार के लोग थे, सीमित लोग थे, उनके लिए होता था। इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी लिस्ट दी है कॉस्ट्यूम की, जिसका पढ़ना बहुत आवश्यक नहीं है कि कन्हैया की कॉस्ट्यूम कैसी होती थी, राधिका की कॉस्ट्यूम कैसी होती थी, सखियों की, परियों की, देव की, जोगन की, पनिहारिन की, और उन सब के साथ जो आर्टिस्ट प्रॉप है उसको भी उन्होंने बड़े सलीके से प्रस्तुत किया है, लिखा है, लिस्ट में मेंशन किया है। तो जैसे अगर कोई रहस करना चाहे तो वो उससे हेल्प ले सकता है। इसके अलावा उन्होंने सेट प्रॉप्स का कुछ नहीं लिखा है क्योंकि सेट प्रॉप लगाते भी नहीं थे, वो बहुत मामूली से एक दो प्रस्तुतियों में उन्होंने यूज़ किया क्योंकि वो ओपन में होता था और वो स्वांग की परंपरा ही थी, रहस जो वाजिद अली शाह का था। रहस से प्रेरित होकर अमानत ने लखनऊ में इंदर सभा की रचना की। मुझे लगता है ये एक प्रतिक्रिया स्वरूप भी अमानत की इंदर सभा का जन्म हुआ, क्योंकि वो जो इंदर सभा का जो रहस था वो सीमित लोगों के लिए था, राजसी परिवार के लिए था, लेकिन जो अमानत की इंदर सभा थी वो उसके प्रतिरोध में गली गली हुई। पहले उसका पाठ होता था, फिर उसका मंचन होने लगा और इंदर सभा की जो कथा थी उसको लोगों ने इतना पसंद किया कि न वो केवल अवध में वरन कलकत्ता, बॉम्बे, सब जगह उसका प्रचार हुआ, लोगों ने देखा, उसे पसंद किया और बहुत लंबे समय तक रहस के मुकाबले में नाटक कैसा हो इसका कोई विकल्प उनको नहीं मिला। मुझे लगता है कि अमानत की इंदर सभा की कथानक का परिचय या पूरा डिटेल में देना बेकार है, लेकिन फिर भी इतना है कि इंदर से उनका मतलब भगवान इंद्र से था, उसको इंदर वो बोलते हैं और अपना लोक में उन्होंने एक इंदर नाम दिया। उसमें खुले वो एक साइड में पड़ता रहता था, 3 साइड से खुला रहता था, बाकी सामान्य आदमी उसमें बैठ के देखता था। कभी कभी ऐसा होता था कि किसी के आंगन में भी चारों तरफ लोग कुर्सी लगा लेते थे और बीच का जो हिस्सा था वहाँ पे लोग अपनी उसकी प्रस्तुति देते थे। तो उसमें इंदर, उसके 2 देव, काला देव, लाल देव मतलब उसके बॉडीगार्ड, और 3 परियाँ, सब्ज परी, नील परी और लाल परी, और शहज़ादा गुलफाम। इसकी प्रेम कहानी है और ये क्लासिकल, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, डांस और फोक म्यूज़िक, इसका बड़ा सुंदर एक मिश्रण है। इंदर सभा के लिए बहुत मतलब करने के लिए आदमी को बहुत शास्त्रीय स्तर पर संगीत और म्यूज़िक की तैयारी होनी ज़रूरी है। ये बहुत खेला गया, बहुत लंबे समय तक खेला गया, फिर धीरे धीरे
और विकल्प आते गए तो जो अमानत की इंदर सभा थी उसकी जो महत्व था वो कम होता गया, या कहना चाहिए वो पास्ट में चला गया, विलुप्त हो गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी मैं नेमीचंद जैन जी की रंग दर्शन किताब हमारे यहाँ रखी हुई है, मैं उसमें देख रही थी तो उसमें उन्होंने 1973 में वो संस्करण निकला था, और उससे पहले उन्होंने लिटिल थिएटर ग्रुप्स दिल्ली में का एक फ़ोटो डाला था जो इंदर सभा का था, जिसका मंचन हुआ था। उसके बाद मैंने थोड़े दिन बाद देखा, मोबाइल में यूट्यूब पर देखा, तो एनएसडी में जो कथक केंद्र है और एनएसडी के जो प्रशिक्षक जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनके लिए इंदर सभा तैयार की गई। तो इसलिए कथक केंद्र से उन्होंने छात्राओं को या उनको लिया, लड़कियों को लिया, क्योंकि वो नृत्य में और गाने में उनकी बराबर से मतलब उनकी पकड़ थी। और यहाँ से एनएसडी से उन्होंने लड़कों को या और कलाकारों को लिया। फिर एक मैंने कलकत्ता में भी एक मैंने देखा, कुछ अंश देखे थे, तो उसमें ये था कि उन्होंने संगीत के लिए एक संगीतकारों का एक ग्रुप अलग से बिठा दिया था, जबकि इंदर सभा में ऐसा नहीं होता था। उसमें वो लोग खुद गाती थी, आमद अपनी खुद गाती थी और खुद नृत्य करती थी। वो कथा ही ऐसी है कि इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, इंदर को प्रसन्न करने के लिए वो परियां उसको खुश करती हैं, नाचती हैं, गाती, क्योंकि इंदर जो है वो कला का देवता माना जाता है। तो इसलिए कलाकारों को स्वयं अगर नृत्य और गायन पर अच्छी पकड़ हो तभी वो इंदर सभा का मंचन कर सकते हैं, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन बीच बीच में लोग ऐसे जो ट्रेनिंग लेते हैं बच्चे एनएसडी में या कहीं भी, उनको ट्रेंड करने के लिए, अपनी पुरानी परंपरा से जोड़ने के लिए इंदर सभा की प्रस्तुतियां करते हैं, जो हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज भी हम उसको जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद मैं चलती हूँ स्वांग पे। समय हो जाए तो बता दीजिएगा। स्वांग मतलब नकल। जब हम किसी का वेश धारण करते हैं, किसी की आंगिक चेष्टाएं से नकल उतारते हैं, वेशभूषा धारण करते हैं, तो वो स्वांग कहलाता है। स्वांग जो है ये इसका प्राचीनतम प्रयोग सिद्ध कन्हैया की वाणी में डोमनी के स्वांग करने की चर्चा में मिलता है। 15वीं और 14वीं शताब्दी में कबीर ग्रंथावली में तथा मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में भी समाज में स्वांग के प्रचलन का उल्लेख था। यानी कि स्वांग एक बहुत ही पुरानी परंपरा है जो कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में उसका जिक्र पाया जाता है। आज यहाँ पर लोग कम हैं, तो उसको देख के मुझे एक स्वांग के संदर्भ में एक बात याद आ रही है कि कबीर ने एक बार लिखा था, कथा होए वहाँ श्रोता सोए, वक्ता मूढ़ पचाए रे, होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनिको नींद ना आए रे। तो जहाँ भी ज्ञान की बात होती है, मुझे लगता है वहाँ लोग सो जाते हैं, ऊँघते हैं, निकल लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं। और जहाँ पे मनोरंजन होता है, परफॉर्मेंस होता है, वहाँ पे लोग जो है उनको नींद नहीं आती, तब आलस भी नहीं आता और कहीं से भी वो आके उसको ज्वाइन कर लेते हैं। आज ये देख के हम लोग को लग रहा है, लेकिन जितने लोग आए हैं उन सबका बहुत स्वागत है। फिर जो स्वांग का, जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं थोड़ा सा आप लोग को उसकी स्वांग की अगर विशेषताएं बता दूं तो आपको स्वांग को समझने में आसानी रहेगी। ये बहुत कुछ पॉइंट्स में है, ज़्यादा नहीं है। कि स्वांग जो है एक अभिनय प्रधान कला है, जनसाधारण का मनोरंजन करने के लिए। साथ ही साथ ये स्वांग व्यंग के सहारे सामाजिक विसंगतियों और विद्रूपताओं को बेनकाब करने की भी क्षमता रखता है। विभिन्न त्योहारों, पर्वों और मांगलिक अवसरों पर पुराने रीति रिवाजों, व्यक्तियों अथवा घटनाओं की हूबहू नकल करना और उसके द्वारा सामाजिक जो है मनोरंजन करना
स्वांग लोक नाट्य की प्रमुख विशेषता है। स्वांग में गायन, वादन, नृत्य एवं अभिनय का समावेश होता है। जैसा कि बात हो रही थी कि स्वांग में स्त्री पात्र भी पुरुष करते हैं और आज तक पुरुष ही निभाते आ रहे हैं। स्वांग का प्रारंभिक टोली के रूप में होता है, जिसमें एक समूह गायन एवं वादन करने वालों का ग्रुप होता है और दूसरा ग्रुप अभिनय करने वालों का। स्वांग में गायन की शुरुआत दोहे से होती है। प्राचीन समय में स्वांग के प्रमुख पात्रों में गणेश, नंदी, इंद्र भगवान, शंकर एवं भवानी अनिवार्य रूप से रखे जाते थे। वर्तमान में कथानक के अनुसार इसमें डाकू, नेता, सेठ और पागल जैसे पात्रों का भी समावेश किया हुआ है। ये एक पद्यात्मक शैली है जो विभिन्न छंदों में विभक्त है। स्वांग खुले मैदानों में खेला जाता है। इसका रंगमंचीय मुक्ता आकाशीय होता है जो चारों तरफ से खुला होता है। इसमें किसी प्रकार के पर्दे की आवश्यकता नहीं होती है। स्वांग में प्रायः 4 या 5 ही पात्र होते हैं, जिसमें 2 पात्र स्त्री वेशधारी और 2 या 3 पुरुष होते हैं। सर्दियों में दिवाली के बाद स्वांग लोक नाटकों का प्रचलित रूप से प्रयोग किया जाता है। स्वांग में काल्पनिक और लोक प्रचलित पौराणिक प्रेमाख्यान कहानियों को ही आधार बनाया जाता है, जिसमें हीर रांझा, पद्मावत, शाही लकड़हारा, मीराबाई, पूरनमल कथाओं का लोक नाट्यों में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। स्वांग के 3 प्रकार होते हैं। एक प्रहसनात्मक व्यंग स्वांग, वैवाहिक संस्कारों में होने वाले स्वांग, लोकोत्सव में जो स्वांग होते हैं वो। मैं सिर्फ आप लोग को टाइटल बता रही हूँ क्योंकि बोलने में बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद कुछ स्वांग हैं जिसमें स्वांग सपेड़ा, इंदर सभा का जैसे मैंने भी जिक्र किया वो, भरतरी स्वांग, इंद्रासनी और धतिंगवा जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, और करिंगा करिंगी का स्वांग। इसके अलावा हमारे जो कुछ छोटे छोटे स्वांग हैं, जो कि जैसे काली का स्वांग है प्रयाग में जो होता है दशहरे पर, कृष्ण का स्वांग जो जन्माष्टमी के आसपास होता है, दधिकांधों में जो मटकी उटकी फोड़ते हैं वैसे लोग वेश धारण करते हैं, वो करते हैं, तो वो भी स्वांग ही है, वो छोटे छोटे पर्व के स्वांग हैं। इनमें मुझे 2-3 स्वांग की जो सामाजिक मतलब जो सरोकार था उसकी वजह से वो मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे एक था नकटौरा। नकटौरा स्त्रियों का रंगमंच कहा जाता है और सब जानते हैं कि जब पुराने ज़माने में बारात आती थी तो पुरुष चले जाते थे बारात के साथ, महिलाएं रह जाती थी या घर में 1-2 वृद्ध, बहुत ही वृद्ध लोग रह जाते थे। तो उस समय में औरतें सब गांव की इकट्ठा होकर एक जगह पर खाना वाना भी एक साथ बनाती थी और कुछ छोटे छोटे स्वांग रचती थी। तो उसमें जैसे वैद्य का स्वांग, डाकिया का स्वांग और देवर भाभी का स्वांग, इसका जो महत्व था वो ये था कि औरतें जो परिवार की 4 दीवारी में जो उनके ऊपर दबाव रहता था, प्रेशर रहता था तरह तरह का, कभी कभी उनका वो कुछ ऐसी चीज़ें थी वो अपने घर में सास से भी नहीं कह पाती थी, पति से भी नहीं कह पाती थी। वो एक तरीके का जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट टाइप का भी उनको होता था, वो सारा दबाव उनके अंदर रहता था। तो उस अवसर पे जब कोई उनके घर का पुरुष नहीं रहता था, कोई वो खुलापन रहता था, तो उसमें वो अपने गानों में वो सारी छेड़खानी, सारी बातें कहती थी और वो अपने आप को रिलीज़ कर लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब हम लोग होटल से शादी करते हैं, सब लोग वहीं आ जाते हैं, कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, अपना अपना लोगों ने कार्यक्रम किया। हाँ, जो रथ जगह या लेडीज़ संगीत होता है वो आप उसको नकटौरा का वर्तमान रूप मान सकते हैं। अगर किसी आप लोगों में से बहुत लोगों ने अगर हम आपके हैं कौन देखा होगा, तो उसमें जो दीदी तेरा दीवाना है वो नकटौरा ही है। उतना मतलब डीप में नहीं गए हैं, लेकिन वो रूप है, उसमें वैद्य भी आता है और उसमें देवर भाभी में छिड़कानी भी होती है, डाकिया भी आता है, लेकिन वो आप उसको देख के थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कैसा होगा।
मैंने अपने रिश्तेदारी में एक गांव में देखा भी है। इतना भयंकर होता है वो कि मैं सुन नहीं। हम लोग कुछ पढ़े लिखे घर के थे कि हम लोग नीचे आ गए और औरतें रात भर मजाक, हंसी मजाक करती रही। मजाक भी की सीमा भी मतलब बहुत पार कर गई थी। फिर घर के मर्दों ने डांटा, अब चुप हो जाओ। तो फिर वो उनका जो नकटोरा था उसको ख़त्म हुआ। तो वो मुझे अच्छा लगता है कि ये जो स्त्रियों में, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें घर की चार दीवारी के अंदर कैसे औरतों का जो टॉर्चर होता है या उनका जो शोषण होता है। कभी कदाच अगर मान लीजिए कोई बहू अपने सास से कहे कि देवर मुझे गलत जगह टच करता है, छेड़ता है, तो पहले सास यही कहती थी कि तुम्हारे अंदर ही कोई कमी होगी, मेरा लड़का तो बहुत अच्छा है। तो वो सारी जो उसके अंदर दबाव है उसको व्यक्त करने के लिए जो महिला रंगमंच है या नकटोरा है, खोड़िया जिसको भी कहते हैं या रत जगह भी जिसको आप कहते हैं, वो जो स्त्री रंगमंच के अंतर्गत किया जाता है, वो मुझे बड़ा अपीलिंग लगा। फिर इसके बाद आता है धतिंगवा। ये लखनऊ के पास एक बारी कला जगह है, वहाँ पे उसके पास गांव है, वहाँ पे धतिंगवा खेला जाता था पहले। और उसमें सबसे अच्छी बात थी कि गांव में जो लोगों के अंदर अंधविश्वास है, जादू टोना है, इसके अगेंस्ट वो स्वांग खड़ा होता है। उसमें भी नकल हैं, छोटी छोटी नकल हैं, जैसे कि पंडाइन की नकल, शराबी की नकल, भूत की नकल। तो वो छोटे छोटे नाट्य हैं और उन नाट्यों को अब नुक्कड़ नाटक ने ले लिया है। वो सारी जो कथाएं थी वो गांव से तो गायब हो गई, उनको नुक्कड़ नाटक ने ले लिया। और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शहरों में भी नुक्कड़ नाटक उन विषयों पर अवेयरनेस पैदा की जाती है। बहुत सारे ऐसे विषय, जैसे कि एक उसमें भूत की नकल है। तो एक औरत है, वो उसका छोटा बच्चा है, वो दूध नहीं पी रहा है। तो वो अपने पति से कहती है मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा, पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो वो कहते हैं ऐसा है, अरे लगता है इसको ओझा के पास ले जाओ, झड़वाओ इसको। तो वो ओझा के पास लेके जाती है, तो कहता है अरे इसके ऊपर तो बहुत बड़ा भूत है, जिन्न है, और उसके लिए तुमको। बोले क्या करें, हमारा बच्चा तो ऐसे मर जाएगा। तो बोले नहीं नहीं, मेरे पास उपाय है ना, मैं करता हूँ ना। तो पूरा स्वांग करता है। उसके बाद वो कहता है कि देखो वो कुछ मांग रहा है। बोले क्या मांग रहा है ओझा जी? कहे कि मुर्गा मांग रहा है। तो बोला कि ठीक है गुरुजी, अरे ओझा जी ला देंगे। एक बोतल शराब चाहिए, वो भी ला देंगे। चढ़ावा चाहिए, वो भी ला देंगे। तो वो कहता है ठीक है जाओ, उतार दिया, लेकिन हमारा मुर्गा, शराब और पैसा पहुंचा देना, नहीं तो वो फिर चढ़ जाएगा। वो बेचारी आती है, फिर उसको बच्चा फिर बीमार है, वो दूध नहीं पी रहा है। फिर वो अपनी सास से कहती, तो सास कहती कि अरे कहाँ चली गई तुम, जाओ डॉक्टर के पास जाओ। तो डॉक्टर आता है, फिर कहता है कि ये झाड़ फूक कुछ नहीं होती है, ये सब लोग अपना धंधा चलाते हैं। तुम ऐसा करो कि इसको मैं इसको दवा देता हूँ, ठीक हो जाएगा बच्चा, दूध पीने लगेगा। तो ये इस तरीके के जो चीज़ें हैं अवेयरनेस की, लोगों को जगाने की, जो कि स्वांग का मुख्य लक्ष्य है, वो उन धतिंगवा में दिखाया जाता है। धतिंगवा भी धीरे धीरे वो सब चीज़ें नुक्कड़ नाटक में चली गई, तो वो ख़त्म, एक तरीके से उनकी महत्व ख़त्म हो गया। लेकिन अभी मैं एक यूट्यूब पे देख रही थी, एक पेज आ रहा है पुराना यूपी करके। तो उसमें 80 के दशक का जो यूपी है उसका दिखाया जाता है। तो उसमें वही मैंने देखा, नकल दिखाया जा रही कि एक बच्चा लेके वो ओझा के पास जा रही है और कह रही है ये दूध नहीं पी रहा है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें जो लोक की धारा है वो कभी समाप्त नहीं होती, कहीं बहुत वेग से चलती है, कहीं वो धारा सूखती हुई नज़र आती है, कहीं फिर वो अपने वेग से किसी दूसरे रूप में आ जाती है, लेकिन हमारे बीच में रहती ज़रूर है। अब आज अगर मैं कहूँ तो जो हमारे पुराने जितने लोक नाट्य हैं, जो को कहते हैं ना, एक एक किलोमीटर पे एक एक जो है वो नाट्य पाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें नुक्कड़ नाटक ने ले ली हैं और उनको बड़ी खूबसूरती से वो लोग पेश करते हैं। छोटा कंटेंट होता है, बड़ा अटैकिंग और इम्प्रेसिव लगता है, और
लड़की की शिक्षा, दहेज, शराब छुड़ाना और भी बहुत सारे विषय हैं, उन पे वो लोग बातचीत करते हैं सरकार की योजनाओं के तहत और लोगों को अवेयर करते हैं। एक मुझे चीज़ और नज़र आ रही, पता नहीं लोगों को अभी नज़र आ रही है कि नहीं, वो ये है कि ये मेरा विचार है, आप लोग इससे सहमत हो या ना हो, जो हम लोग के बीच में जो स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, वो स्टैंड अप कॉमेडी भी कहीं ना कहीं स्वांग का ही रूप है। अभी वो पूर्ण विकसित नहीं है, या उस तरीके से मतलब लोक नाट्य में या वो ग्रामीण नाट्य आप उसको अगर मोटे तौर पे लें वैसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं एक आशा की किरण है कि हमारे जो स्वांग हैं, जो हमारे लोक नाट्य हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। बस हमें सजग होकर उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है, उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। थैंक यू, नमस्कार।